हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं जो हमारी भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ संबंध रखते हैं। तो उन शब्दों को हम लोग वैसे प्रस्तावना हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से उसको समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ शब्दों का अर्थ विशिष्ट रूप से क्या होता है, इसको आज हम दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं, दोबारा समझते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो भारत की प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो भारत की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। तो हम भारत के लोग यहाँ से शुरू होती है और उसका जो लास्ट लाइन है अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो हमें ज्ञात है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और विस्तृत संविधान होने की वजह से इसे पढ़ना काफ़ी एक दुष्कर कार्य है। बहुत ही कठिन प्रयास होते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो पढ़ना और समझना, इसलिए इसका शॉर्ट रूप प्रस्तावना में लिखित है कि प्रस्तावना में हमारा संविधान जो विस्तृत संविधानों का एकमात्र उदाहरण है उसी का छोटा रूप उसमें बताया गया है। हम सभी को ज्ञात है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान निर्मित हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये पूर्ण हुआ था। ये सारी विस्तृत जानकारी हमें ज्ञात है और उसी जानकारी में हम भारत के लोग से जब ये शुरू होती है तो उसे हमें समझना आवश्यक है कि क्या अर्थ होता है हम भारत के लोग का। तो हम भारत के लोग 3 प्रकार की चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला ये कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही बनाया गया है। तो भारतीयों की इच्छा के अनुरूप है, इसीलिए उसे हम भारत के लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि इसमें हमारी इच्छा समाविष्ट है। दूसरी हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, तो दूसरी बात है कि हम इसे क्या करते हैं, आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। आत्मार्पित मतलब आत्मा से स्वीकार करते हैं, अंगीकृत मतलब धारण करते हैं और अधिनियमित का अर्थ है कि ये आगे भी लगातार चलती रहेगी। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है हम भारत के लोग का अर्थ है कि अंतिम प्रभुसत्ता शक्ति भारत के नागरिकों के हाथों में ही होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत की प्रस्तावना की इम्पोर्टेंट लाइन जो हम भारत के लोग से शुरू होती है वो हम भारत के लोग का अर्थ 3 प्रमुख अर्थों में लिया जाता है जो हमने पढ़ा। अब भारत को एक गणराज्य कहा जाता है कि भारत एक गणतंत्रात्मक या गणराज्य है। इसे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन भारत एक गणराज्य है, भारत में गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सामान्य सा अर्थ ये है कि भारत में गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, चाहे भारत राज्य का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है यानी कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जो होता है, वो कोई वंशानुगत राजा नहीं होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया प्रतिनिधि होता है। तो जनता के जो प्रतिनिधि है वही उस कार्यपालिका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो वंशानुगत राजा नहीं होता है। इसका अर्थ गणराज्य से होता है। और गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी के दिन मनाते हैं, ये आप लोग इससे भली भांति परिचित हैं। अगला शब्द आता है लोकतंत्र या लोकतांत्रिक, कि हम शब्द को बार बार पढ़ते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, या फिर कभी कभी हम ये बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। तो इसका अर्थ क्या होता है?
तो इससे भी आप लोग परिचित हैं। फर्स्ट ईयर में भली भांति हमने लोकतंत्र को पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या है, उसके गुण और दोष क्या है, किस तरीके से ये विश्व की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी जाती है। अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्र को अपना लिया गया है। तो ये लोकतंत्र क्यों है सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, या लोकतंत्र के गुण के रूप में इसे बहुत सारे गुण हैं, क्यों इसको अपनाया गया और क्यों है भारत में लोकतंत्र। कई बार लोकतंत्र और गणतंत्र में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखने में तंत्र पीछे अवश्य आता है, लेकिन आगे के शब्द इसमें लोक है, उसमें गण है, दोनों का अर्थ जनता से ही होता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ और गणतंत्र का अर्थ कई बार एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ एक नहीं है। इन दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। अभी हमने पढ़ा कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र का अर्थ वही है जो भी हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जो जनता के द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये कोई वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं होता है। और लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन व्यवस्था अपनाई जाती है उसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक का अर्थ उसी से संबंधित है कि किस प्रकार से लोकतंत्र ने एक अपनी जो शासन व्यवस्था है उसका बेहतर रूप प्रदर्शित करके जनता के सम्मुख वो एक प्रभाव उसका जो पड़ता है जनता के सम्मुख, या जनता को ऐसा आभास होता है कि शासन की प्रत्येक प्रतिक्रिया में, शासन की प्रत्येक क्रिया में और शासन की प्रतिक्रियाओं में उनका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा है, भाग है। इससे उसमें राजनीतिक सक्रियता बढ़ती है। जनता की राजनीतिक सक्रियता ही लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत होती है। यही चाहता है लोकतंत्र कि राजनीतिक कार्यों में राजनीतिक व्यवहार को देखा जाए, जनता के राजनीतिक व्यवहार को देखा जाए। जब जनता शासन के कार्यों में अपना योगदान देगी या सक्रिय योगदान देती है तो ये शासन व्यवस्था जो लोकतंत्र के रूप में विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बनी हुई है वो अपना प्रभाव स्पष्ट रूप से जनता के बीच में नजर आता है। अगला शब्द है संप्रभु या संप्रभुता। इस शब्द को पुनः हम समझने का प्रयास करते हैं कि संप्रभु का अर्थ क्या होता है कि स्वयं, यानी हम स्वयं अपने प्रभु हैं। प्रभु का अर्थ ईश्वर कदापि नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसी इच्छा शक्ति, एक ऐसी दृढ़ शक्ति जिस पर हम अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से हम अपने कार्यों को निडरता से पूर्ण कर सकते हैं। इसमें किसी का बाहरी दबाव नहीं है, इसमें हमारी स्वयं की इच्छा ही परिलक्षित होती है कि किस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे हम सामान्य दैनिक कार्यों की बात करते हैं तो नहाना धोना, खाना पीना, घूमना फिरना, तैयार होना, अपने मनपसंद कपड़े पहनना, मनपसंद भोजन करना या अपने मनपसंद मित्रों के संग बैठना, गपशप लगाना या घर की कार्यवाहियां करना, यानी जो भी हम कार्य करते हैं हम अपनी इच्छा के अनुरूप ही करते हैं। तो ये इच्छा, हमारी स्वयं की इच्छा, हमारी इच्छा जब प्रदर्शित होती है तो उसे हम संप्रभु का नाम देते हैं कि हम स्वयं अपने संप्रभु हैं। अब इसी चीज को जब हम राष्ट्र पर अपनाते हैं तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसको वृहत रूप में जब हम देखते हैं तो वो व्यक्ति विशेष से संबंधित है, लेकिन और अधिक देखते हैं, इसको व्यापक रूप में देखते हैं तो इसका संबंध किससे हो जाता है? राष्ट्र से हो जाता है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र होने का अर्थ यही है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य प्रभाव में कहीं भी किसी बाध्यता को नहीं अपनाएगा। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। वो किसी महाशक्ति के अधीन नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाह्य कार्यों को करने के लिए।
किसी बड़ी महाशक्ति के दबाव में आकर वो कोई निर्णय नहीं ले रहा, वो अपने निर्णय स्वतंत्र ले रहा है, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत की जनता की इच्छा का ही एक प्रतिरूप होता है। तो ये संप्रभु की संप्रभुता के रूप में उस शक्तियों का प्रयोग होता है, तब संप्रभुता उसको कहा जाता है कि ये शक्ति भारत के पास है, कि वो अपना संप्रभु राष्ट्र के रूप में कार्य करेगा और जहां भी उसे किस राष्ट्र से संधि करनी है, किस राष्ट्र से संधि नहीं करनी है, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उसे अपनी भागीदारी निभानी है, उसे उसमें शामिल होना है या नहीं होना, ये सारी की सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते पे किस पे हस्ताक्षर करने हैं और किस पर नहीं करने हैं, ये सारी बातें भारत की अपनी निजी इच्छा का ही प्रतिरूप होगा और यही कहलाता है संप्रभु या संप्रभुता। अगला शब्द आता है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। इसका सीधा साधा अर्थ धर्म से है। जिस धर्म को हम लोग सामान्य रूप से देखते चले आ रहे हैं, वो धर्म पूर्ण रूप से, जिसको हम धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, धार्मिक कर्म कांडों के माध्यम से, संस्कृति के अनुरूप, जाति के अनुरूप, ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, जिसे हम सामान्य रूप में धर्म मानते हैं या आध्यात्म भी इसमें जुड़ा होता है, वही सारी चीजें ये भी हमारी इच्छा के अनुरूप ही होता है। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा, धर्मनिरपेक्षता, जो 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया। इसका अर्थ यही होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई राज्य धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और भारत में किसी राज्य विशेष में या कहीं भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थाओं में, किसी भी राजकीय कार्यों में धर्म बाधा नहीं होगा। जाति, भाषा, लिंग, विश्वास, उपासना, ये सब व्यक्तियों का अपना निजी मामला है और इस निजी मामले को अपनाते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के आदर्श को प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ यही है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है और भारत में सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाए। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, वो है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जहां शक्तियों को एक जगह केंद्र में एकत्रित करके नहीं रखा जाता। केंद्र से शक्तियों का धारा प्रवाह ऊपर से लेकर शक्तियों के माध्यम से नीचे तक, ग्राम पंचायतों तक या छोटी से छोटी इकाइयों तक, जो शासन का ही प्रतिरूप होती है, उन सभी जगह शासन की शक्तियों को विकेंद्रित किया जाता है, केंद्र से दूर तक फैलाव उसका होता है और शासन की प्रत्येक शक्तियों में कहीं ना कहीं उस शक्ति का प्रतिरूप दिखाई देता है, जो संघ की इच्छा का प्रतिरूप भी होता है। संघ यानी केंद्र की इच्छा का प्रतिरूप होता है और वो केंद्र की इच्छा ही शक्तियों को विकेंद्रित करने के बावजूद भी बनी रहती है, उसे हम बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। अगला शब्द है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का अर्थ होता है जो संघात्मक शासन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं वरन केंद्रीकरण किया जाता है, मतलब शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना और वो केंद्र में ही इकट्ठी होती है। शासन सुविधा के लिए बांटा अवश्य जाता है, उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा अवश्य जाता है, लेकिन वो शक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वहां पर सारी की सारी शक्तियां कहाँ रहती है? केंद्र में ही व्याप्त रहती है। तो केंद्र की जो निर्णय करने की शक्ति है, जो निर्णय कर सकता है और जिसके पास शक्तियां एक रूप में होती है, वो है केंद्र। तो ये शक्तियां भारत में नहीं है, लेकिन इस शब्द से परिचित होना हमारा मुख्य कर्तव्य होगा। तो आज हमने जो प्रस्तावना से संबंधित कुछ शब्दों को पढ़ा या भारत के संविधान से संबंधित कुछ शब्दों को हमने पढ़ा और समझा है कि क्या है इसका प्रतिरूप और क्यों ये भारत के संविधान में अपनी महत्वता रखे हुए हैं,
और भारत के संविधान को एक उच्चता देने के लिए, भारतीय संविधान को एक सम्माननीय स्थिति में लाने के लिए भारतीय संविधान में वो सारे शब्द जोड़े गए जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारतीयों की इच्छा का सम्मान करते हैं, जो भारतीयों को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, भारतीयों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक सक्रियता के द्वारा हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। और इस सफलता का जो मुख्य ध्येय है वो यही है कि मनुष्य या नागरिक, भारत का नागरिक भारत के प्रत्येक कार्यों का भागीदार बने।